जोहार। आज मैं आपको उत्पादक कंपनी के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कुछ और बातें बताती हूँ। दीदी, सबसे पहले हमें शेयर पूंजी के बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, जरूर। लोग अपने पैसे किसी कंपनी में निवेश करके उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उस कंपनी द्वारा जुटाई गई इस पूंजी को इक्विटी कैपिटल यानी शेयर पूंजी कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी उत्पादक कंपनी में 500 सदस्य हैं और प्रत्येक ने 1000 रुपए के शेयर खरीदे हैं, तो कंपनी की कुल शेयर पूंजी हुई 5 लाख रुपए। इसी प्रकार से एक उत्पादक कंपनी के शेयर खरीदने पर उत्पादक उस कंपनी के मालिक बनते हैं। लेकिन यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि सिर्फ किसान या उत्पादक समूह ही एक उत्पादक कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। जोहार परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक समूह को एक शेयर प्रमाण पत्र दिया जाता है, और यदि आपका शेयर प्रमाण पत्र खो जाए तो डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र उत्पादक कंपनी द्वारा तय किए गए शुल्क के साथ जारी किया जा सकता है। लेकिन दीदी, अधिक शेयर पूंजी का निवेश करके सदस्यों को क्या फायदा होगा? ये अच्छा सवाल है। देखिए, इसके क्या फायदे हैं। जब उत्पादक कंपनी मुनाफा कमाएगी तो सदस्य को अधिक लाभांश यानी उस मुनाफे का हिस्सा मिलेगा। अधिक शेयर पूंजी वाली कंपनी ज्यादा व्यापार कर अधिक लाभ कमा सकती है और सदस्यों को अधिक सुविधाएं दे सकती है। अधिक शेयर पूंजी वाली कंपनी को ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे कंपनी अधिक व्यापार कर लाभ कमा सकती है। चलिए, अब मैं आपको अधिकृत पूंजी के बारे में बताती हूँ। किसी उत्पादक कंपनी की अधिकृत पूंजी का मतलब होता है उसके द्वारा जुटाई जाने वाली शेयर पूंजी की अधिकतम राशि, जिसके लिए उत्पादक कंपनी शेयर जारी कर सकती है। हालांकि उत्पादक कंपनी कभी भी अपनी अधिकृत पूंजी सीमा को शेयर धारकों की मंजूरी लेकर और कंपनी रजिस्ट्रार को अतिरिक्त शुल्क देकर बढ़ा सकती है। दीदी, अब बताइए कि कार्यशील पूंजी प्रबंधन क्या होता है? कार्यशील पूंजी कंपनी के लिए वह आवश्यक पूंजी होती है जिसका उपयोग कंपनी के दिन प्रतिदिन के संचालन और व्यवसाय के प्रबंधन में किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी किसी डीलर से खाद खरीदती है तो उसे पहले डीलर को भुगतान करना होगा। बाद में वह किसानों को खाद बेचकर भुगतान प्राप्त करती है। इस परिस्थिति में कंपनी को डीलर के भुगतान के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिक्री की आय कुछ समय बाद में आती है। चलिए, अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। दीदी, अब यह बताइए कि चेक भुगतान जारी करने से पहले याद रखने वाली बातें क्या होती हैं? सुनिश्चित करें कि आपके खाते में चेक के लिए पर्याप्त राशि हो। चेक भुगतान विवरण चेक बुक रजिस्टर में जरूर दर्ज करें और साथ ही सभी पुस्तकों से रिकॉर्ड मिलान करें। चेक में शब्द और वाक्य मिलान सुनिश्चित करें। चेक को पूरी तरह भरें। कभी भी खाली चेक पर हस्ताक्षर न करें। चेक को अकाउंट पेई बनाने के लिए चेक पर क्रॉस करें। दीदी,
अब यह बताइए कि हमारी उत्पादक कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ने पर लोन कहां से मिल सकता है? एक उत्पादक कंपनी के लिए लोन प्राप्त करने के कई विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प यह होगा कि एक उत्पादक कंपनी स्थानीय ग्राम संगठन अथवा CLF यानी संकुल स्तरीय संगठन से लोन ले सकती है। यह पहला विकल्प इसलिए होना चाहिए क्योंकि वे पहले से ही आपकी उत्पादक कंपनी के बारे में जानते हैं, इसलिए लोन प्राप्त करना आसान होगा। इसके अलावा आपको कम से कम दस्तावेजी कार्रवाई और बेहतर ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। दूसरा विकल्प होगा बैंकों से लोन लेना। उत्पादक कंपनी की लोन चुकाने की क्षमता के आकलन के आधार पर बैंक भी लोन प्रदान करते हैं। लेकिन यह भी जान लें कि अगर बैंकों को आपका व्यवसाय जोखिम भरा लगेगा तो वे लोन देने से मना कर सकते हैं या फिर ऊंची ब्याज दर पर लोन की पेशकश करेंगे। बैंक से लोन लेने के लिए आपको अधिकृत फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। मेरा यह सुझाव है कि एक बैंक के साथ अच्छे संबंध जरूर बनाए रखें ताकि भविष्य में आपकी कंपनी का विस्तार होने पर बैंक से आपको अधिक लोन आसानी से प्राप्त हो सके। बैंक ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो उत्पादक कंपनियों को लंबी अवधि में बड़ी राशि के लोन दे सकते हैं। तीसरा विकल्प होगा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ऐसे कई गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं जो उत्पादक कंपनियों को छोटी अवधि के लिए लोन देते हैं, लेकिन इनकी ब्याज दरें आमतौर पर बैंकों की तुलना में अधिक होती है। इसलिए उत्पादक कंपनी के लिए बैंकों से लोन लेना ही बेहतर होता है। लोन मिलने के विकल्प जानने के बाद अब मैं आपको बताती हूं कि एक उत्पादक कंपनी को किन कानूनी नियमों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहला नियम है इनकम टैक्स। जो उत्पादक कंपनियां एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार करती है, उन्हें वित्त वर्ष 2018-2019 से लेकर अगले 5 साल की अवधि में कमाए जाने वाले मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सरकार ने यह सुविधा देश में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है। लेकिन दीदी, क्या उत्पादक कंपनी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। टैक्स फाइल करना तो बहुत जरूरी है। यदि उत्पादक कंपनी की कोई टैक्स देनदारी नहीं भी बनती है, तब भी टैक्स फाइल जरूर करना चाहिए। दूसरा नियम है कंपनी के वित्तीय खातों का ऑडिट कराना। यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि उत्पादक कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट तथा अन्य वित्तीय खातों एवं दस्तावेजों का ऑडिट कराया जाए। यह काम एक ऑडिटर द्वारा किया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उत्पादक कंपनी के सदस्य और निदेशक मंडल को भी इसे जरूर पढ़ना चाहिए। दीदी, ऐसी कौन सी अन्य बातें हैं जो एक उत्पादक कंपनी के वित्तीय संचालन के लिए ध्यान में रखनी चाहिए? मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ जो आपको उत्पादक कंपनी के वित्तीय संचालन के लिए जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। उत्पादक कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी निर्धारित लागत को पूरा करने और उचित लाभ कमाने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में पर्याप्त मार्जिन यानी मुनाफे का हिस्सा जोड़ें। यह भी ध्यान रहे कि बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन सिर्फ असल व्यावसायिक जरूरतों के लिए ही लिया जाना चाहिए। अधिक लोन लेंगे
तो अधिक ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। यह एक अतिरिक्त खर्च जैसा बन जाएगा। इसके अलावा कोई भी लोन चुकाने में देरी करने से कंपनी की क्रेडिट हिस्ट्री यानी लोन का इतिहास खराब हो सकता है। ऐसा होने से उत्पादक कंपनी को भविष्य में नया लोन मिलने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए एक उत्पादक कंपनी को निश्चित समय पर अपने सभी लोन चुकाना जरूरी है। एक उत्पादक कंपनी के लिए उत्पादों का स्टॉक प्रबंधन कठिन काम हो सकता है। इसके लिए प्रत्येक उत्पादक कंपनी का अपना अलग तरीका भी हो सकता है, लेकिन हर कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों का स्टॉक इतना कम ना हो कि ग्राहकों की मांग पूरी ना कर सकें और ना ही इतना अधिक कि उसे अच्छी तरह संभाल ही ना पाएं। उत्पादक कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार खरीदे गए माल का भुगतान निर्धारित समय में कर दिया जाए। इसमें देरी या चूक होने पर उत्पादक कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की शुरुआत से पहले उत्पादक कंपनी को अपनी लागत और लाभ का विश्लेषण जरूर करना चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि केवल वही व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करें जिनमें ना फायदा ना नुकसान की स्थिति जल्दी हासिल हो सके। दीदी, अब हमें ये भी बताएं कि कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और निदेशकों के पास वित्तीय मामलों में किस प्रकार के अधिकार होते हैं? ठीक है, मैं आसान शब्दों में बताती हूँ। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और निदेशकों की आधिकारिक शक्ति उत्पादक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से तय होती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक सीमा तक ही माल या सेवाओं की खरीद के लिए नगद भुगतान कर सकता है। उस सीमा से अधिक के सभी भुगतान सिर्फ चेक द्वारा ही किए जाएंगे। आमतौर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक पूर्व निर्धारित सीमा तक ही व्यापार से संबंधित छोटी जरूरतों पर पैसे खर्च कर सकता है। सभी सीमाओं से अधिक के भुगतान आदि के लिए निदेशक मंडल से अनुमति लेनी होती है। उसी प्रकार उत्पादक कंपनी के निदेशकों की आधिकारिक शक्ति कुछ इस प्रकार होती है। जरूरत पड़ने पर निदेशक मंडल मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ को दी गई सीमा से परे भुगतान करने की मंजूरी दे सकते हैं। निदेशक मंडल मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपी गई सीमा से अधिक लागत वाले व्यावसायिक प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं। निदेशक मंडल किसी भी व्यावसायिक पार्टी को उधार देने की तय सीमा से अधिक पर उत्पाद या सेवा देने के लिए मंजूरी दे सकते हैं। निदेशक मंडल शेयरधारकों की ओर से कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी करते हैं। दीदी, अब हमें ये भी बताएं, उत्पादक कंपनी में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है? उत्पादक कंपनी के ज्यादातर व्यावसायिक निर्णय मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशकों एवं FISC के मार्गदर्शन के साथ लिए जाने चाहिए। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप वित्तीय प्रबंधन के बारे में अब तक काफी कुछ समझ गए होंगे। हम जल्द ही नई जानकारियों के साथ अगला वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।